Hello dear students, welcome back to our channel Gyan Lab. In today's session, we will be proceeding with your next topic, that is kinds of cells. But before starting with it, let me remind you once again that if you haven't subscribed to our channel yet, then please go and click on the subscribe button and do not forget to click on the bell icon. Done? Okay, so let's start with our today's session. So today we are going to discuss about our next topic and that is kinds of cells. In our previous lecture हमने हमारे first lecture में क्या देखा था कि what is a cell, okay, what are its different characteristics, cell की history के बारे में हमने देखा था और फिर cell के क्या क्या functions होते हैं इसके बारे में हमने short information देखी थी. अब हम आज के lecture में क्या देखने वाले हैं कि मेजर कैटेगरीज क्या है सेल की, मतलब सेल कौन कौन से कैटेगरीज में डिवाइडेड है. तो अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इनका कैटेगराइजेशन बनाया है. The kinds of cells, the cells are categorized into two major categories, okay? The living organisms, मतलब हम जो बोलते हैं कि we are living organism, मतलब we are humans, we are multicellular organism, और अमीबा जो होता है वो unicellular organism है. तो ये जितने भी ऑर्गेनिज्म जो सेल्स से बने हैं they are all living organisms which are categorized into two different types, okay? So those two different categories are prokaryotes and eukaryotes. अब बहुत सारे बच्चों को ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच का डिफरेंस कभी पता नहीं चलता है. मतलब टेम्पररी टाइम के लिए वो लोग डेफिनेशन तो रट लेते हैं लेकिन उनको ये लॉन्ग टर्म तक याद नहीं रहता है. सो वेरी सिंपल थिंग, सी व्हेन आई टीच बायोलॉजी इट इज़ माय बेसिक कंसर्न कि आप वर्ड का मतलब समझें. ओके, आई नो इट्स अ वेरी लेंथी सब्जेक्ट, बहुत ज़्यादा डिटेल्स हैं इस सब्जेक्ट में, लेकिन आप अगर अभी थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो इट विल हेल्प यू टू रिमेंबर दोज थिंग्स फॉर योर लाइफ. Okay, so let us try to understand everything in detail. Okay, so kinds of cells are divided into two categories, prokaryotes and eukaryotes. What is prokaryote and what is eukaryote? हम दोनों को डिटेल में पढ़ने वाले हैं. सबसे पहला इसका मतलब क्या है, ये जो वर्ड है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, ये जो टर्म्स हैं इनका मीनिंग क्या है. तो हमेशा याद रखो प्रो का मतलब होता है फर्स्ट और अनडेवलप्ड. ओके, प्रो का मतलब यहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट और अनडेवलप्ड. क्योंकि अगर हम सेल के टर्म्स में समझने की कोशिश करें या अर्थ के टर्म्स में समझने की कोशिश करें सो इट्स वेरी ऑब्वियस कि जो फर्स्ट सेल रहा होगा, जैसे कि ये बोलते हैं ना हम अंडा पहले आया कि मुर्गी पहले आई. सो टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द प्रोकैरियोट्स. प्रो मतलब फर्स्ट, ठीक है. अब अंडा आया हो या मुर्गी आई हो, पहले सेल आया होगा, करेक्ट, और उसी सेल से आगे सेल डिवीजन होकर मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बना होगा. अब चाहे वो अंडा बने चाहे वो मुर्गी बने, दैट्स स्टिल अ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन. सो मेरा यहाँ पर बोलने का कंक्लूजन क्या है कि प्रो मीन्स फर्स्ट, और जो भी फर्स्ट चीज़ होती है वो ज़रूरी नहीं कि हमेशा डेवलप्ड हो या कंप्लीट हो. ओके, आप जब भी कोई नए क्लास में जाते हैं, जैसे एक समर वेकेशन के बाद आप नेक्स्ट स्टैंडर्ड में जाते हैं, तो ज़रूरी नहीं होता ना कि फर्स्ट डे पे आपको सब कुछ समझ में आ जाए, जो जो सिखाया गया है, जो जो नए सब्जेक्ट्स आप पढ़ने वाले हैं. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. That is why we say that pro means undeveloped. It is not completely developed. Okay. So pro means undeveloped and karyo, K-A-R-Y-O, karyo means nucleus. ये आपने पढ़ा है सेल डिवीजन में, करियोकाइनेसिस, ठीक है. सो प्रो मीन्स अनडेवलप्ड एंड करियो मीन्स न्यूक्लियस. इसका मतलब प्रोकैरियोट्स एक ऐसे सेल हैं, ये जो है ये एक ऐसे टाइप के सेल हैं जिनके अंदर का न्यूक्लियस इनकम्प्लीट है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि अनडेवलप्ड है. ओके, अब इसका ही अपोजिट क्या है, यूकैरियोट्स. यू मीन्स डेवलप्ड, यू मीन्स व्हाट, डेवलप्ड, एंड सेम करियो मीन्स व्हाट, न्यूक्लियस. और हमको पता है कि अगर न्यूक्लियस डेवलप है तो सेल भी डेवलप होगा, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए. डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल. तो अगर किसी ऑर्गेनिज्म के पास डीएनए है तो सेल अपने आप ठीक हो जाएगा, क्योंकि सेल को बनाने में डीएनए हेल्प करता है. अगर डीएनए ही आधा अधूरा है तो सेल कैसे कंप्लीट होगा. एंड दैट इज व्हाई दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. प्रोकैरियोट्स हैव अनडेवलप्ड न्यूक्लियस, यूकैरियोट्स हैव डेवलप्ड न्यूक्लियस. तो अभी पहले हम फोकस करेंगे प्रोकैरियोट्स के ऊपर. अब यहाँ पर जैसे कि आपको पहले स्टेटमेंट में आंसर मिल गया है, इसके पास न्यूक्लियस ही अनडेवलप है, तो इसके पास बाकी के ऑर्गेनल्स डेवलप्ड होंगे क्या,
ऑर्गेनल मतलब सेल के अंदर जो कुछ भी होता है, जैसे हमारी बॉडी के पार्ट्स को हम बॉडी ऑर्गन्स बोलते हैं, वैसे सेल के अंदर के ऑर्गन्स को न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, सेल के अंदर जितना भी मटेरियल होता है उसको हम सेल ऑर्गेनल बोलते हैं। ओके, तो अगर न्यूक्लियस ही इनकम्प्लीट है तो ऑर्गेनल कंप्लीट होगा क्या? नो, क्योंकि ऑर्गेनल को कौन बनाता है? डीएनए। डीएनए कहाँ है? न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस ही इनकम्प्लीट है, डीएनए ही इनकम्प्लीट है। आर यू गेटिंग इट? ओके, सो लेट्स रीड अबाउट प्रोकैरियोट्स। ओके, we will study about eukaryotes also, but later. First we will finish it one by one. Okay, prokaryotes. Prokaryotes has chemically complex cell envelope. सेल के बाहर एक लेयर होती है, ठीक है। सो प्रोकैरियोट्स हैज अ वेरी केमिकली, मतलब बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट से बनी है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड मेनी डिफरेंट एलिमेंट्स। सो इट हैज अ केमिकल कॉम्प्लेक्स सेल एनवलप, अनडेवलप्ड न्यूक्लियस एंड अदर अनडेवलप्ड ऑर्गेनल्स। मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि प्रोकैरियोट्स का ये जो सेल है, ये सेल की बाहर की लेयर काफ़ी अच्छी है। दिस लेयर इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। अगर मैं इतना सा एरिया जूम करके आपको बताऊं तो ये एक्चुअली ऐसे 3 लेयर्स से बनी हुई है। ओके, ऐसे 3 लेयर्स से बनी हुई है। वो 3 लेयर्स कौन कौन सी हैं? लेट्स हैव अ लुक। मतलब ये जो इनका, ये हमारा सेल है, ये सेल का जो सेल एनवलप है, मतलब आउटर लेयर जो है, दैट आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। लेट्स हैव अ लुक। सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रोकैरियोट्स के सेल एनवलप के बारे में। प्रोकैरियोट्स में क्या क्या होता है? सेल एनवलप होता है, अनडेवलप्ड न्यूक्लियस होता है और अदर अनडेवलप्ड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। ओके, तो वो अनडेवलप्ड सेल ऑर्गेनल्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे सेल एनवलप के बारे में। सेल एनवलप, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया कि एक सिंगल सेल एनवलप 3 मेम्ब्रेन से ज्वाइंट करके बना है। सी, दिस इज योर सेल और ये आउटर मेम्ब्रेन जो है, दिस इज योर सेल एनवलप। इसको अगर मैं जूम करके देखूं तो ये मुझे कुछ ऐसे दिखेगा। ओके, सो दिस सेल एनवलप हैज 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर। फर्स्ट, आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स, ये जो सबसे बाहर की है वो कौन सी लेयर है? ग्लाइकोकैलिक्स। सेकेंड, मिडल सेल वॉल, जो बीच में रहेगी, दैट विल बी द मिडल लेयर। एंड द थर्ड, एकदम अंदर वाली जो है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों बोला है? क्योंकि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है और साइटोप्लाज्म से जो मेम्ब्रेन टच हो रही है, मतलब ये वाली, उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे। ओके, ऑलराइट। तो सबसे पहले पढ़ते हैं आउटर मेम्ब्रेन के बारे में, दैट इज ग्लाइकोकैलिक्स। ओके, इट इज प्रेजेंट एज आइदर स्लाइमी लेयर और कैप्सूल। ये इसका मतलब बताने से पहले, ये वर्ड का मतलब क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स मीन्स व्हाट? ग्लाइको मीन्स शुगर, ग्लाइको मीन्स व्हाट? शुगर। एंड कैलिक्स मीन्स व्हाट? मेम्ब्रेन। सो आपके सेल की जो आउटर मोस्ट लेयर है वो एक कॉम्प्लेक्स शुगर मेम्ब्रेन है। अब ये शुगर मेम्ब्रेन, इट कैन बी आइदर स्लाइमी, ये या तो चिपचिपी हो सकती है, अगर इनके बीच के कार्बन और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स लूजली अटैच्ड होंगे तो ये मेम्ब्रेन स्लाइमी होगी। स्लाइमी मतलब चिपचिपी। और अगर ये मॉलिक्यूल्स टाइटली अटैच होंगे तो मेम्ब्रेन कैसी होगी? द मेम्ब्रेन विल बी टफ। सो अगर हमारा प्रोकैरियोटिक सेल जो है, अगर उसकी आउटर मेम्ब्रेन चिपचिपी है, मतलब इट इज अ स्लाइमी लेयर, और अगर सेल के आउटर मेम्ब्रेन बहुत टफ है, मतलब इट इज अ कैप्सुलर स्ट्रक्चर। ओके, ऑलराइट। सेकेंड पॉइंट ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स सेज bacteria are better observed when staining. Okay, what do we mean by this? हमने यहाँ पर बैक्टीरिया का एग्जाम्पल क्यों लिया है? क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोकैरियोट्स, और प्रोकैरियोट्स मतलब क्या होते हैं? ऐसे सेल जिनमें अनडेवलप्ड न्यूक्लियस और अनडेवलप्ड ऑर्गेनल्स हो। अब हम तो प्रोकैरियोट्स हो नहीं सकते क्योंकि हमारे पास डेवलप्ड न्यूक्लियस है और डेवलप्ड ऑर्गेनल्स है, करेक्ट? ऑलमोस्ट सारे एनिमल्स के पास डेवलप्ड न्यूक्लियस और डेवलप्ड ऑर्गेनल्स है। तो बचे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि अमीबा, पैरामोशियम। गेटिंग इट? सो ये जो बैक्टीरिया हैं या ये जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर बेटर ऑब्जर्व्ड यूजिंग स्टेनिंग। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हम माइक्रोस्कोप यूज करते हैं स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए, जिन ऑर्गेनिजम्स को हम नॉर्मली नहीं देख सकते।
तो अब स्टेनिंग मतलब क्या होता है? स्टेनिंग मतलब कि वो जो ऑर्गेनिज्म हम माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखने वाले हैं उस ऑर्गेनिज्म को कलर करना। अब कलर करना मतलब उसके ऊपर वाटर कलर मारना ऐसा नहीं होता है। यू पीपल आर स्मार्ट इनफ, ओके। सो स्टेन करना मतलब क्या होता है कि एक साइंटिस्ट थे, हैंस क्रिस्टिन ग्राम करके एक साइंटिस्ट थे और डैनिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट जो बैक्टीरिया के ऊपर स्टडी करते थे। उन्होंने एक ऐसा मेथड डिजाइन किया, मतलब एक ऐसा मेथड बनाया जहां पर उन्होंने कुछ अलग अलग डाइज बनाई। क्या बनाई? DYES, डाइज, सिंगल रहेगा तो डाई, ठीक है। स्पेलिंग प्लीज अच्छे से देख लो क्योंकि बहुत सारे बच्चे DIE डाई लिख देते हैं, ओके। सो हैंस क्रिस्टिन ग्राम ने ऐसा मेथड बनाया जिस मेथड में अलग अलग डाइज यूज की जाती हैं। डाइज मतलब कलरिंग बॉटल्स, ओके। समझो अगर मैं तुमको एग्जांपल दूं तो ऐसा इमेजिन करो दैट दीज आर दोज कलरिंग डाइज। ये वैसे मार्कर इंक हैं बट ऐसा इमेजिन करो कि ये क्रिस्टिन ग्राम की बनाई हुई अलग अलग कलर्स हैं। अब इनके साथ क्या किया जाता है? जस्ट ट्राई टू इमेजिन व्हाट आई एम गोइंग टू शो यू। समझो ये आपका स्लाइड है, आपने इसके ऊपर कोई बैक्टीरिया का ड्रॉप रखा, ठीक है। अब बैक्टीरिया के ऊपर वो जो ड्रॉप आपने रखा है उसके ऊपर उसको पहले आप ड्राई करोगे, मतलब हवा में ऐसे एयर ड्राई करोगे क्योंकि पानी को डायरेक्टली आप देखोगे तो आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स शायद ना दिखाई दे, ठीक है। सो पहले आप बैक्टीरिया को ड्राई करोगे। मैं आपको बेसिक ग्राम स्टेनिंग का टेक्निक बता रही हूँ। बैक्टीरिया को ड्राई करने के बाद आप उसके ऊपर कुछ मतलब एक पर्टिकुलर डाई डालोगे। क्रिस्टल वॉलेट करके एक डाई आती है, वो डाई का एक ड्रॉप आप डालोगे अपने स्लाइड के ऊपर, फिर उसको भी थोड़ा ड्राई होने दोगे और फिर उसको हल्के से पानी के नल के नीचे रख के 2-3 ड्रॉप से वो डाई को निकाल दोगे, ठीक है। जब वो ड्राई हो रहा था, हमारा जो कलर है, जब तक वो ड्राई हो रहा था तब तक बैक्टीरिया ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया होगा। आर यू गेटिंग इट? अब वो कलर निकल गया, अब मैं उसके ऊपर एक और केमिकल डालूंगी ताकि अगर बैक्टीरिया ने वो कलर एब्जॉर्ब किया है तो वो फिक्स हो जाए, इसलिए मैं दूसरा केमिकल डाल रही हूँ उस कलर को एब्जॉर्ब करने के लिए। और अगर बैक्टीरिया ने पहले वाला कलर एब्जॉर्ब नहीं किया तो कोई बात नहीं, क्योंकि अब थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, हम डालते हैं अल्कोहल। अल्कोहल से क्या होता है, एक गारंटी मिलती है कि गलती से तो कहीं बैक्टीरिया ने पहले वाला कलर एब्जॉर्ब नहीं कर लिया, हालांकि उसको दूसरा करना था। मतलब क्या होता है कि ग्राम स्टेनिंग में आप 2 कलर यूज करते हो, एक पर्पल कलर और एक पिंक कलर, ठीक है। क्रिस्टल वॉयलेट पर्पल कलर के लिए और बेसिक फुक्सिन पिंक कलर के लिए। तो पहले हम पर्पल कलर डालते हैं, फिर उसको पानी से धो देते हैं, फिर उसके ऊपर अल्कोहल डालते हैं, आयोडीन डालते हैं, फिर अल्कोहल डालते हैं, फिर उसको वापस से वॉश कर देते हैं और लास्ट में पिंक कलर डालते हैं, बेसिक फुक्सिन। तो अब हमको पता चलेगा कि हमारा ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्राम पॉजिटिव है कि ग्राम नेगेटिव है। ये मैं क्या बोल रही हूँ, ये हो सकता है कि आपके दिमाग से बाउंसर चला जाए, लेकिन ये आगे जाके बहुत यूजफुल होने वाला है, क्योंकि बैक्टीरिया 2 टाइप के होते हैं, या तो ग्राम पॉजिटिव या तो ग्राम नेगेटिव। मतलब अगर मेरे बैक्टीरिया ने कलर को एब्जॉर्ब किया है, पर्पल कलर को एब्जॉर्ब किया, PP, अगर मेरे बैक्टीरिया ने पर्पल कलर एब्जॉर्ब किया मतलब मेरा बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है। अगर मेरे बैक्टीरिया ने पिंक कलर एब्जॉर्ब किया मतलब मेरा बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव है, क्योंकि उसने पर्पल एब्जॉर्ब नहीं किया। तो पर्पल से हम डिसाइड करते हैं कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर पर्पल कलर एब्जॉर्ब हुआ है तो पॉजिटिव है, पर्पल कलर एब्जॉर्ब नहीं हुआ है तो नेगेटिव है। तो इसका मतलब, और ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ये क्यों चेक करना है ये आप आगे पढ़ेंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको सब्र रखना पड़ेगा, ठीक है। या आप आपके ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे, क्योंकि जो बहुत सारी डिजीजेस होती हैं जैसे मलेरिया, टाइफॉइड और बहुत सारी जो डेंगू फीवर वगैरह होता है, ये तो मस्कीटो की वजह से होता है, लेकिन जो बैक्टीरियल डिजीजेस हैं जैसे स्किन डिजीज वगैरह हो गया, ये सारे बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। और उनमें से कौन से पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं, कौन से नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, वो देखा जाता है और फिर उसके हिसाब से दवा दी जाती है। आर यू गेटिंग इट? सो बैक्टीरिया को पहचानने के लिए, आई नो मैंने ये अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन दिया है, लेकिन अभी अगर इसके बारे में आप थोड़ा समझ लेंगे तो आपको आगे हेल्प होगी। तो बैक्टीरिया को अच्छे से समझने के लिए जो कलर्स बनाए वो किसने बनाए? हैंस क्रिस्टिन ग्राम ने। और इसीलिए हम उस कलरिंग टेक्निक को बोलते हैं ग्राम स्टेनिंग। क्या बोलते हैं हम उसको? ग्राम स्टेनिंग। और ये कलर कौन एब्जॉर्ब करता है? बैक्टीरिया की आउटर वॉल, ये जो स्लाइमी लेयर होती है ना,
वो एब्जॉर्ब करती है, आउटर मोस्ट लेयर। अगर बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव होगा तो पर्पल कलर एब्जॉर्ब हो जाएगा, अगर बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव है तो पिंक कलर एब्जॉर्ब होगा। और ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ये कैसे पता चलता है? बैक्टीरिया के सेल वॉल के ऊपर। उतने डिटेल में नहीं जाएंगे, अभी के लिए आपके लिए इतना काफ़ी है। लेट्स मूव अहेड। ओके, सो अभी जो हमने ग्राम स्टेनिंग की बात की और जो मैं आपको बोल रही थी कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन में अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, जिसके वजह से ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर्पल कलर एब्जॉर्ब करता है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पिंक कलर एब्जॉर्ब करता है। सो व्हाट आर दोज कंपोनेंट्स? तो द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेल एनवेलप इज सेल वॉल. इट इज मेड अप ऑफ टू different components. First one is peptidoglycan. Okay, हम बैक्टीरिया की आउटर मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं. See, this is our bacteria. ये जो सेल एनवेलप है, ये सेल एनवेलप 3 मेम्ब्रेन से बना है, ठीक है? आउटर ग्लाइकोकैलिक्स, देन मिडल सेल वॉल एंड देन the inner plasma membrane. So we are talking about, we talked about outer glycocalyx. Now we are talking about the middle cell wall. तो ये middle cell wall अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग कंपोनेंट से बनता है. ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें कौन सा सेल वॉल होता है? पेप्टिडोग्लाइकन शुगर का. कौन सा सेल वॉल होता है? पेप्टिडोग्लाइकन. अगेन पेप्टिडोग्लाइकन मीन्स व्हाट? पेप्टिडो मीन्स प्रोटीन and glycan means sugar. So it means that it is a complex polymer. मतलब ये एक कॉम्प्लिकेटेड सब्सटेंस है जो दो अलग अलग एलिमेंट से बना है, अलग अलग कंपोनेंट से बना है, प्रोटीन एंड शुगर से मिलकर हमारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल बनती है. ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस सेल वॉल, ठीक है? और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनती है? इट इज मेड अप ऑफ ओनली शुगर विच इज नोन एज म्यूरिन. किससे बनती है ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल? म्यूरिन शुगर से. सो जिन बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन होगा वो पर्पल कलर एब्जॉर्ब करेंगे और माइक्रोस्कोप के नीचे पर्पल कलर का दिखाई देगा सेल. जिन बैक्टीरिया में म्यूरिन शुगर होगी सेल वॉल में वो पिंक कलर एब्जॉर्ब करेंगे और माइक्रोस्कोप के नीचे हमको कौन सा कलर दिखाई देगा? ऑब्वियसली पिंक. So this helps in differentiating the different types of bacteria, that is gram positive and gram negative. So this was about cell wall. One more point about cell wall is that it gives mechanical strength to the cell. मतलब ये जो cell wall होता है ये हमारे internal cell को protect करता है. Mechanical strength यानी कि बाहर का कोई component या बाहर का कोई organism इस सेल को अगर मारने आएगा या डिस्ट्रॉय करने आएगा तो ये सेल वॉल बीच में वॉल का काम जो होता है प्रोटेक्शन वो प्रोवाइड करेगा. ओके, नाउ कम्स द थर्ड मेम्ब्रेन ऑफ द सेल एनवेलप एंड दैट इज इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन. क्या किसकी बात कर रहे हैं हम? इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज ऑल्सो नोन एज सेल मेम्ब्रेन. ओके, इट इज मेड अप ऑफ अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनती है या सेल मेम्ब्रेन? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से. मतलब आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा. सपोज इमेजिन अगर मैं इस लेयर की बात करूँ तो यहीं पे बताती हूँ जूम करके कि ये कुछ ऐसे मतलब लिपिड के सेल्स होंगे. ये ऐसे दो मेम्ब्रेन एक दूसरे से अटैच्ड होगी. ये एक सिंगल लेयर और ये एक सिंगल लेयर और इनके बीच में फॉस्फोरस होगा. ओके, ऐसे कंटिन्यू पूरी एक मेम्ब्रेन बनेगी और ये मेम्ब्रेन बनाती है हमारी इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन. क्या बनाती है ये हमारी इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन? ये एक मेम्ब्रेन है, ये हेड पार्ट, ये टेल पार्ट, और ये दूसरी मेम्ब्रेन है, ये हेड और ये टेल. तो ऐसी दो मेम्ब्रेन एक दूसरे के साथ ओवरलैप करती हैं सैंडविच जैसी. That is why it is known as phospholipid bilayer. It is made up of lipid molecules which contains phosphorus. Okay, lipid means it is nothing but a long chain of fatty acids. Okay, all right. So our cell membrane is made up of phospholipid bilayer. It looks like this. एकदम अंदर वाली membrane, this एकदम innermost membrane. It gives protection to the cell. What is its primary function? To give protection to the cell. And the secondary function is it also helps in intercellular transport. मतलब अगर एक सेल को दूसरे सेल से कुछ मटेरियल ट्रांसपोर्ट करना है तो हम ऐसा बोलते हैं ना कि ये मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल है या सेमी परमिएबल है. मतलब एक सेल से दूसरे सेल के अंदर अगर कुछ मटेरियल भेजना है तो वो किसकी मदद से होता है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की मदद से. किसकी मदद से? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की मदद से. द सेल मेम्ब्रेन शोज इनफोल्डिंग्स कॉल्ड मीसोसोम्स. अभी मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ.
इमेजिन करो दिस इज योर सेल, और ये सेल के सेल मेम्ब्रेन के अंदर ऐसे एक डबल मेम्ब्रेन है। ये मेम्ब्रेन हमको अंदर की तरफ फोल्ड होती हुई दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है? अंदर की तरफ फोल्ड होती हुई। सो दीज फोल्डिंग्स आर नोन एज मीसोजोम्स। ये मीसोजोम क्या करती है? ये मीसोजोम हमको सेल वॉल बनाने में हेल्प करती है। मतलब अंदर की तरफ फोल्ड होगी तो इट विल हेल्प इन फॉर्मिंग योर गोल्जी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये मीसोजोम्स जब अंदर की तरफ फोल्ड होते हैं, सो दे मेक गोल्जी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, एंड व्हेन इट एक्सटेंड्स आउटसाइड इट आल्सो हेल्प्स इन मेकिंग सेल वॉल एंड हेल्प्स इन डीएनए रेप्लिकेशन। क्योंकि डीएनए को रेप्लिकेट करना है तो आपने सेल डिवीजन में पढ़ा है कि पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, करेक्ट? तो सेल का जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस को डिवाइड होने के लिए न्यूक्लियस का वॉल पहले डिवाइड होना ज़रूरी है। मतलब समझो अगर ये एक सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है और यहाँ से मीसोजोम्स आ रहे हैं, तो ये मीसोजोम क्या करेंगे? ये मीसोजोम इस न्यूक्लियस को डिवाइड करेंगे तो हमको कुछ ऐसा दिखाई देगा। एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस, और फाइनली फिर ये सेल दो सेल में डिवाइड हो जाएगा। समझ में आया आपको मैंने क्या बोला? सो दीज मीसोजोम्स दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन। वो न्यूक्लियस के बीच में वॉल बना रही है ऐसे करके, तो दो न्यूक्लियस बनेंगे, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन डीएनए रेप्लिकेशन। एम आई क्लियर? ओके, so this was about cell envelope. Now comes another organelle. मैंने ये देखो नंबर 2 डाला है यहाँ पर. So now comes another organelle of the cell and that is cilia or flagella. Now it is a very simple term to remember, और ये आपको biology में throughout your age, throughout your life you will listen to these words, you will hear these words. What are these words? These are nothing but hair like structures. आपका जो पेंट ब्रश होता है या टूथ ब्रश होता है, तो टूथ ब्रश में कैसे छोटे छोटे ऐसे ब्रिसल्स होते हैं, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, या आपके हाथ के ऊपर जो आपके हेयर हैं, दे आर समवट सिमिलर टू सीलिया. सो ये हेयर का क्या काम है? टू प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम द आउटर जर्म्स, करेक्ट? वैसे ही हमारे बैक्टीरिया के पास या हमारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के पास सीलिया और फ्लैजेला होता है, ठीक है? फ्लैजेला मीन्स अ टेल लाइक स्ट्रक्चर, समथिंग लाइक दिस. ओके, ऑल राइट, लेट्स रीड अबाउट इट. इन मोटाइल बैक्टीरिया, मोटाइल मीन्स जो बैक्टीरिया मूव करते हैं, और नॉन मोटाइल मीन्स जो बैक्टीरिया खुद नहीं मूव करते हैं. ओके, जैसे कि वी आर मोटाइल, ह्यूमन बींग्स आर मोटाइल, हम मल्टी सेलुलर हैं. प्लांट भी मल्टी सेलुलर है बट दे आर नॉन मोटाइल. आपने कभी देखा है प्लांट को एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए? नहीं. सो द मोटाइल बैक्टीरिया दे कंटेन आइदर सीलिया और फ्लैजेला. मतलब या तो उनमें ऐसे सीलिया होंगे, बहुत सारे सीलिया. आपने एक ऑर्गेनिज्म देखा होगा, ब्लैक कलर का होता है, छोटे छोटे येलो डॉट्स होते हैं उसके ऊपर, और उसके आजू बाजू से बहुत सारे सीलिया निकलते हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे सीलिया निकलते हैं, और वो उन सीलिया की मदद से ही चलता है. सो या तो आपके ऑर्गेनिज्म के पास सीलिया होंगे जो उसको मूवमेंट में हेल्प करेंगे, और या तो फिर उसके पास फ्लैजेला होगा. फ्लैजेला यानी टेल जैसा स्ट्रक्चर जो उसको पानी में स्विम करने में हेल्प करेगा. ओके, बोथ आर ड्रिवन बाय रोटेटरी मूवमेंट प्रोड्यूस्ड बाय बेसल बॉडी. ये चाहे आपके ऑर्गेनिज्म में सीलिया प्रेजेंट हो या फ्लैजेला प्रेजेंट हो, दोनों का मूवमेंट कौन कंट्रोल करता है? बेसल बॉडी. कौन कंट्रोल करता है? बेसल बॉडी. अब ये बेसल बॉडी क्या होता है? यहाँ देखो ध्यान से, समझो ये मेरा ऑर्गेनिज्म है और इसके पास फ्लैजेला है, ठीक है? ये फ्लैजेला जहां से निकल रहा है, मतलब दिस पार्ट इज नोन एज बेसल बॉडी. इसको अगर मैं जूम करके बनाऊं तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, ठीक है? अब यहाँ पर ना छोटे छोटे मोटर जैसे सब्सटेंस होते हैं, जो जैसे आपने अगर आप कभी बोट पर अगर बैठे हो, इलेक्ट्रिक बोट पर, तो अंदर से मोटर चलती है, और मतलब नीचे से मोटर चलती है तब बोट ऊपर से मूव होती है. तो वैसे ही ऑर्गेनिज्म के अंदर जब मोटर चलती है तो वो एनर्जी टेल के पास होती है, और फिर टेल अपनी मूवमेंट दिखा के ऑर्गेनिज्म को आगे लेकर जाता है. तो बेसल बॉडी किसके जैसा काम कर रही है? बेसल बॉडी इज वर्किंग एज अ मोटर विच गिव्स द फोर्स और विच अप्लाइज द प्रेशर ऑन द फ्लैजेला और सीलिया. और जब सीलिया या फ्लैजेला पे प्रेशर आएगा तो वो मूव करेंगे, और जब सीलिया और फ्लैजेला मूव करेंगे तो आपका ऑर्गेनिज्म मूव करेगा. ओके, सम अदर पार्ट्स आर फिलामेंट्स एंड हुक. कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जिनकी बॉडी के ऊपर
समझो ये आपका ऑर्गेनिज्म है, तो इनकी बॉडी के ऊपर ऐसे हुक जैसे स्ट्रक्चर होंगे। ये हुक जैसे स्ट्रक्चर क्या करेंगे, आपके ऑर्गेनिज्म को किसी गीली दीवार पर या कहीं पर भी खुद को क्लिंग मतलब खुद को अटकाने में हेल्प करेंगे। इट हेल्प्स इन द क्लिंगिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ओके, अदर सरफेस प्रोजेक्शंस, अदर स्ट्रक्चर आर द ट्यूब्यूलर पिलाई, मतलब सेम सीलिया जैसा स्ट्रक्चर, उसको पिलाई भी बोलते हैं। इट कैन बी पिलाई विच हेल्प इन इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन। आप इसके बारे में 12th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। पिलाई क्या करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब एक ऑर्गेनिज्म और दूसरे ऑर्गेनिज्म को अगर अपना डीएनए इंटरचेंज करना है तो वो पिलाई के मदद से इंटरचेंज करते हैं। मतलब इमेजिन दिस इज योर वन ऑर्गेनिज्म एंड दिस इज योर अनदर ऑर्गेनिज्म, इन दोनों के बीच में जो पिलाई होगा, ये पिलाई के मदद से अपना मटेरियल कम्युनिकेट करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। ओके, सो some organism contain tubular pili and fimbriae. Fimbriae again means what? Yes, fimbriae means finger like structure. जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में आपने देखा है ऐसा कुछ स्ट्रक्चर। सपोज दिस इज योर माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये डबल मेम्ब्रेन, देन इट हैज अ स्ट्रक्चर लाइक दिस, ऐसा फिंगर जैसा जो स्ट्रक्चर होता है जो चीज़ों को अपने पास होल्ड करके रखता है। ये इससे बाहर कहीं नहीं जाएंगे, ये जो रेड डॉट्स है ये फिम्ब्रिए के बाहर नहीं जाएंगे। दिस इज योर फिम्ब्रिए। ओके, सो सम ऑर्गेनिज्म कंटेन दीज ऑर्गन्स ऑल्सो। ओके, देन नेक्स्ट कम्स सम बैक्टीरिया, स्पेशली फोटोसिंथेटिक साइनोबैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जो किसी और पे डिपेंड नहीं करते अपने फूड के लिए, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। सो सम बैक्टीरिया विच आर फोटोसिंथेटिक साइनोबैक्टीरिया, दे शो मोर लॉन्गर एक्सटेंशंस कॉल्ड क्रोमैटोफोर्स। मतलब जो स्पेशल बैक्टीरिया होते हैं उनके ऊपर ऐसे, समझो दिस इज योर बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया, इनके ऊपर ऐसे लंबे लंबे प्रोजेक्शंस होंगे। दे विल शो लॉन्गर एक्सटेंशंस एंड दीज एक्सटेंशंस आर नोन एज क्रोमैटोफोर्स। इन एक्सटेंशन को हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटोफोर। और इन क्रोमैटोफोर के अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जैसे क्लोरोफिल, फाइकोबिलिन, ज़ैंथोफिल्स, ये सारे पिगमेंट्स इन क्रोमैटोफोर्स में होंगे। डिड यू अंडरस्टैंड? ओके, साइनोबैक्टीरिया मीन्स ब्लू ग्रीन अलगे। अलगे आपको पता है ना क्या होता है, जो ठहरे हुए पानी पर ग्रो होता है। ओके, पत्थरों के ऊपर जो ग्रो होता है, तो ब्लू ग्रीन अलगे जो होता है, दे आर नोन एज साइनोबैक्टीरिया। सो दिस वाज अबाउट सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, cilia, flagella. Let's move ahead. Okay, so now the other parts of a prokaryotic cell is cytoplasm. Cytoplasm means the inner fluid of the cell. Suppose this is the prokaryotic cell and this inner part is known as the cytoplasm. ये cytoplasm में क्या क्या होता है? It contains very dense particle, एकदम thick particles which are known as ribosomes. I will show you the diagram of the prokaryotic cell soon. So the dense particle are known as ribosome. Ribosome क्या होता है वो हम अभी देखेंगे. It also contains nucleoid. Nucleoid is nothing but undeveloped nucleus. It contains plasmid DNA. मतलब हमारे prokaryotic cell के पास कंप्लीट डीएनए नहीं होता है, बट डीएनए का एक डुप्लीकेट कॉपी होता है एंड दैट इज प्लास्मिड डीएनए, और इसीलिए हम बोलते हैं दैट प्रोकैरियोटिक सेल इज एन अनडेवलप्ड सेल. ओके, एंड अदर फूड ग्रैन्यूल्स विच इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रोकैरियोटिक सेल फॉर द नरिशमेंट. ऑलराइट, एंड दिस इज राइबोसोम्स. ये राइबोसोम का बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दिया गया है, आप डिटेल में इसके बारे में यूकैरियोटिक सेल में पढ़ेंगे. ठीक है, तो अभी सिर्फ इतना देख लो दैट राइबोसोम्स आर ऑल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि पूरे सेल में अगर प्रोटीन कहीं पर बनती है तो वो है सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम के अंदर, बिकॉज राइबोसोम्स कंटेन RNA. ओके, आप इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि कैसे राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री बनता है या क्यों उसको प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, पर फिलहाल के लिए आपको इतना समझना है दैट राइबोसोम्स आर आल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री बिकॉज प्रोटीन्स आर मेड इन राइबोसोम्स. ओके, दे आर डिस्क्राइब्ड बाय देयर सेडिमेंटेशन रेट. राइबोसोम्स को हम सेडिमेंटेशन रेट से डिस्क्राइब करते हैं. सेडिमेंटेशन रेट मतलब क्या होता है कि समझो आपने एक बीकर लिया है, ये आपका एक ग्लास है, इसके अंदर आपने वाटर फिल किया है और इसके अंदर आपने सॉइल को मिक्स किया. ठीक है, आपने सॉइल को लेकर इस बीकर को पूरा अच्छे से शेक किया है. जब आप बीकर के अंदर पानी और मिट्टी मिक्स करेंगे तो पहले तो वो पूरा एक मडी फ्लूइड होगा, लेकिन थोड़े टाइम के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा कि पानी वैसा ही है, लेकिन सॉइल जो है वो नीचे सेडिमेंट हो गई है. सेडिमेंट हो जाना मतलब सेटल हो जाना, बेस के पास जाकर बैठ जाना. क्यों? क्योंकि ये सॉइल पार्टिकल्स हैवी होते हैं. पानी की डेंसिटी और सॉइल पार्टिकल की डेंसिटी अगर मेजर करेंगे तो सॉइल ज़्यादा हैवी है. ठीक है, डेंसिटी मीन्स वेट.
सो सॉइल ज़्यादा हैवी है और जो चीज़ हैवी है वो नीचे चली जाएगी। तो वैसे ही साइटोप्लाज्म एक लिक्विड है, ठीक है। इस लिक्विड में हमने राइबोसोम को डाला है और राइबोसोम्स थिक हैं, दे आर हैवी देन द साइटोप्लाज्म। तो ये राइबोसोम्स क्या होंगे, ये साइटोप्लाज्म में एकदम नीचे जाकर बैठ जाएंगे और जितना टाइम इनको लगता है सेटल होने में उसको हम मेजर करते हैं स्वेडबर्ग यूनिट से। स्वेडबर्ग यूनिट मतलब क्या होता है, 10⁻⁻13 सेकेंड्स, मतलब बहुत ही क्रिटिकल मेजरमेंट है। साइंटिस्ट ने इसके लिए एक पर्टिकुलर डिवाइस बनाया है कि राइबोसोम्स को कैसे मेजर किया जाए कि वो कितने टाइम में सेटल होंगे। ओके, आपको इतना याद रखना है दैट राइबोसोम्स आर मेजर्ड इन स्वेडबर्ग यूनिट्स। अब यहाँ पर एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ क्या है कि राइबोसोम्स को नंबरिंग दी जाती है। ओके, सपोज अगर मैं बात करूं बैक्टीरियल राइबोसोम की, तो बैक्टीरिया के अंदर जो राइबोसोम है उनको 70S बोला गया है। 70S मीन्स स्वेडबर्ग यूनिट। ओके, 70 मतलब क्या होता है कि ये जो राइबोसोम है वो दो अलग अलग सब यूनिट से बना है। एक सब यूनिट ऊपर की तरफ होगा, दिस इज लार्जर सब यूनिट नोन एज 50S, और एक सब यूनिट नीचे की तरफ होगा, दिस इज स्मॉलर सब यूनिट नोन एज मेड अप ऑफ, I guess it is 30S. Yeah, it is made up of 30S, not 20S. इट इज मेड अप ऑफ 30S। तो अब टेक्निकली आप ऐड करोगे तो 50 + 30 80 होता है, लेकिन यहाँ पर तो हमने 70 लिखा है। तो वो जो 10 स्वेडबर्ग्स का डिफरेंस है दैट इज टू निग्लेक्ट द एरर। ओके, जब आप अपने राइबोसोम्स को सेंट्रीफ्यूज करोगे, सेंट्रीफ्यूज मतलब एकदम हाई स्पीड में जब आप अपने राइबोसोम्स को किसी ट्यूब में डाल के जब उसको रोटेट करोगे तो वो जो 10 स्वेडबर्ग यूनिट है वो आगे पीछे प्लस माइनस करने के लिए एरर में ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, इसीलिए सॉरी सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, इसीलिए ओरिजिनली 80S है लेकिन हम काउंट कितना करते हैं 70S। ओके, अगर ये पॉइंट नहीं भी समझा है तो इट्स ओके, इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर यू राइट नाउ। आपको याद क्या रखना है that ribosomes are known as protein synthesis protein factory and they are described by their sedimentation rate in Swedberg units. Now let us have a look at how a prokaryotic cell looks like. Okay, so this is your prokaryotic cell, this is how it looks like. This is the flagellum which helps in the movement of the prokaryotic cell. This is the food granule which provides nourishment. These are the ribosomes which help in protein synthesis. These are the pili which are used to exchange the nuclear material for reproduction and for other substances. This is chromosome, or you can say the incomplete nucleus which contains the incomplete DNA. This is cytosol, or you can say the liquid part of the cytoplasm. दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये देखो 3 मेम्ब्रेन से बना है सेल एनवलप, यहाँ पर इसको जूम करके बताया है। अंदर वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मिडल वाली सेल वॉल है और आउटर जो है वो ग्लाइकोकैलिक्स है। ग्लाइकोकैलिक्स कैन बी स्लाइमी मतलब चिपचिपी, और इट कैन बी कैप्सुलर दैट इज टफ, एंड द लास्ट कम्स प्लाज्मिड डीएनए। मतलब प्रोकैरियोटिक सेल के पास उसका खुद का डीएनए के होने के अलावा भी इट हैज़ वन एक्स्ट्रा डीएनए, सर्कुलर डीएनए, दैट इज अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ डीएनए विच इज नोन एज प्लाज्मिड डीएनए. Now what is that? What is this plasmid DNA? Let's quickly have a look at it. Okay, it is something very interesting. Okay, so now this is something that you have to remember. ये do you know box वाले में आपको extra information दी गई है जो आपको learn करना है. इसमें क्या बताया गया है कि सबसे पहला term cell किसने introduce किया था? Robert Hooke. Then second, Purkinje and Mohl, they discovered about the protoplasm. What is a protoplasm? Let me tell you quickly. Suppose imagine this is your cell. This is the cell, okay, this is the cell membrane, और इसके बाहर अगर हम प्लांट सेल की बात कर रहे हैं तो सेल वॉल, और ये अंदर का जो फ्लूइड है दिस इज योर साइटोप्लाज्म. ठीक है, लेकिन अगर समझो कि ये सेल अनडेवलप्ड है और इसके पास कोई बाहर सेल मेम्ब्रेन नहीं है, मतलब ऐसा इनकम्प्लीट सेल मेम्ब्रेन है और सिर्फ साइटोप्लाज्म है, जेली सब्सटेंस, इसके पास सपोर्ट करने के लिए कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं है, तो इस सेल को हम बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट. क्या बोलेंगे हम इस सेल को? प्रोटोप्लास्ट, बिकॉज इट इज़ एन इनकम्प्लीट सेल. इसके पास ना ही सेल मेम्ब्रेन है और ना ही सेल वॉल है. अब अगर इस सेल को प्रोटोप्लास्ट बोलेंगे तो इसके अंदर का जो फ्लूइड है दिस साइटोप्लाज्म पार्ट, इस साइटोप्लाज्म को हम बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म. क्या बोलेंगे हम? प्रोटोप्लाज्म. ओके, आई होप दैट यू आर गेटिंग इट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको बार बार प्रोटोप्लाज्म ये वर्ड आने वाला है तो आप अच्छे से समझ लो. सेल के पास अगर मेम्ब्रेन है तो उसको सेल बोलेंगे, लेकिन अगर सेल के पास मेम्ब्रेन ही नहीं है या इनकम्प्लीट मेम्ब्रेन है तो उस सेल को हम प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं, और प्रोटोप्लास्ट के अंदर के फ्लूइड को हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं. तो प्रोटोप्लाज्म किसने डिस्कवर किया? गोल्जी अपैरेटस किसने डिस्कवर किया? न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया? और सलाइवरी ग्लैंड्स, क्रोमोसोम्स के बारे में किसने डिस्कवर किया?
और सेल डिवीजन के बारे में किसने बताया, सब, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, एवरी साइंटिस्ट हैज बीन मेंशन्ड ओवर हियर. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लिटरली लर्न इट. उसमें समझने जैसा कुछ नहीं है, आपको अच्छे से उसको बाय हार्ट करना है, लर्न करना है. ओके, देन नेक्स्ट कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट विच आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन, दैट इज ऑलवेज रिमेंबर बॉक्स. इसमें हमको प्लास्मिड के बारे में बताया गया है. व्हाट इज ऑलवेज रिमेंबर? ओके, अभी प्लास्मिड क्या होता है कि जैसे आपने ऊपर देखा ऐसा कुछ सर्कुलर डीएनए था जहाँ पर हमको बोला गया दैट इट इज प्लास्मिड डीएनए. अब प्लास्मिड डीएनए का डेफिनेशन क्या होता है? इट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, क्योंकि वो एक्स्ट्रा है. बैक्टीरिया का खुद का डीएनए है उसके पास, पर एक एक्स्ट्रा भी है. सो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल वॉल्ड सर्कुलर डीएनए इज नोन एज प्लास्मिड. लेट्स सी उसकी प्रॉपर्टीज क्या है. जेनेटिक मटेरियल इन बैक्टीरियम is a single chromosome made up of a circular coiled DNA. ठीक है, it remains attached to the mesosome. This DNA undergoes a very typical replication pattern called as theta mode of replication. मतलब क्या बोला गया? अभी हमने जो हमारा सेल देखा था, ये देखो प्रोकैरियोटिक सेल का एक बार फिर से आपको इमेज दिखाती हूँ मैं. ये जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है इसके पास खुद का क्रोमोसोम है. एज यू कैन सी द प्रोकैरियोटिक सेल कंटेन्स इट्स क्रोमोसोम, और ये क्रोमोसोम अपने मीसोसोम से अटैच्ड है, मतलब जो इनर वॉल है उससे अटैच है. ठीक है, ये क्रोमोसोम खुद को डिवाइड करेगा, मतलब जब सेल डिवाइड होगा तब क्रोमोसोम भी डिवाइड होगा, क्योंकि डिवीजन के टाइम पे प्रॉपर न्यूक्लियर मटेरियल जाना चाहिए ना दोनों डॉटर सेल्स में. तो जब सेल डिवाइड होगा तब न्यूक्लियर भी डिवाइड होगा, और ये न्यूक्लियस डिवाइड होता है एक पर्टिकुलर मेथड से, दैट इज थीटा मोड. ऐसे बहुत सारे अलग अलग मॉडल हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, डिवीजन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, वैसे डीएनए को डिवाइड करने के बहुत सारे तरीके होते हैं. ये आप डिटेल में आपके ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे. तो उसमें का एक तरीका क्या है? थीटा मोड ऑफ रेप्लिकेशन. तो आपका ये जो क्रोमोसोम है ये डिवाइड होके आपको 2 डीएनए देगा. ठीक है, 2 क्रोमोसोम्स देगा. सो द क्रोमोसोम दे डिवाइड विद द हेल्प ऑफ थीटा मोड ऑफ रेप्लिकेशन. The DNA is not associated with histone proteins as in eukaryotes. प्रोकैरियोट का जो DNA होता है, ये प्रोकैरियोट्स के अंदर, सपोज दिस इज द प्रोकैरियोटिक सेल, यहाँ पे जो इसका क्रोमोसोम है ये किसी भी हिस्टोन प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता है. टेक्निकली यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उनके डीएनए के आजू बाजू में हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं ताकि वो डीएनए के मेम्ब्रेन को पकड़ के रखें, क्योंकि डीएनए एकदम हेलिकल स्ट्रक्चर है, एकदम वायर जैसा स्ट्रक्चर है. आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है. तो डीएनए को पकड़ने के लिए हिस्टोन्स चाहिए, लेकिन ये हिस्टोन किस में होते हैं? यूकैरियोटिक सेल में. और प्रोकैरियोटिक सेल इनकम्प्लीट सेल है, अनडेवलप्ड सेल है, तो उसके पास कुछ ना कुछ मिसिंग होगा. तो उसके पास क्या मिसिंग होता है? हिस्टोन प्रोटीन्स, जो यूकैरियोट्स में होते हैं. एंड हेंस इट इज नॉट रिफर्ड एज क्रोमैटिन. इसीलिए हम प्रोकैरियोट के क्रोमोसोम को क्रोमैटिन नहीं बोलते हैं, हम उसको अनडेवलप्ड न्यूक्लियस बोलते हैं. ओके, बिसाइड्स क्रोमोसोमल डीएनए, चलो ये तो है प्रोकैरियोट में, लेकिन इसके अलावा भी मेनी बैक्टीरिया शो प्लास्मिड्स, ऐसा एक्स्ट्रा डीएनए विच आर स्मॉल, सी दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्लास्मिड, विच आर स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स कैरिंग फ्यू जीन्स. ये आपका डेफिनेशन है जो आपको 12th बोर्ड के एग्जाम्स में पूछ सकते हैं, या 11th के भी फाइनल एग्जाम्स में पूछ सकते हैं. सो बैक्टीरिया का खुद का डीएनए के होने के बावजूद भी उसके पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है विच ऑल्सो कैरी सम जीन्स. दे आर टर्म्ड एज, इनको क्या बोलते हैं हम? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए मॉलिक्यूल्स. व्हाट आर दे टर्म्ड एज? दे आर टर्म्ड एज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, क्योंकि एक पहले से है और ये एक्स्ट्रा है. सेल्फ रेप्लिकेटिंग, जैसे इस क्रोमोसोम को डिवाइड करने के लिए एंजाइम्स चाहिए और बहुत कुछ चाहिए, वैसे इसको डिवाइड करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, ये खुद अपने आप को डिवाइड करता है. सो इट इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए मॉलिक्यूल. दे आर ऑफ 2 टाइप्स. ये जो प्लास्मिड होते हैं, ये प्लास्मिड 2 टाइप के होते हैं. एक एफ प्लास्मिड फॉर रिप्रोडक्शन एंड आर प्लास्मिड फॉर रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स. मतलब समझो अगर किसी बैक्टीरिया को रिप्रोडक्शन करना है तो उनके पास कौन सा प्लास्मिड होना चाहिए? एफ प्लास्मिड होना चाहिए. तो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में अपना जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैसे जाएगा? प्लास्मिड की मदद से. मतलब इनके पास ये जो ट्यूबुलर पिलाई होगा, वो ट्यूबुलर पिलाई की मदद से ये अपना प्लास्मिड शेयर करेंगे, दूसरे बैक्टीरिया को अपना ये प्लास्मिड दे देंगे. मतलब ये पिलाई है, इसकी मदद से ये प्लास्मिड इधर आ गया. ठीक है, तो ये रिप्रोडक्शन के लिए हो गया एफ प्लास्मिड. और आर प्लास्मिड क्यों यूज होता है? इट इज यूज्ड फॉर रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स. मतलब समझो कि किसी बैक्टीरिया में अगर आर प्लास्मिड है
और उस बैक्टीरिया की वजह से टीबी की बीमारी होती है, ठीक है, तो मैं उस पेशेंट को कोई भी दवा दे दूं, उस बैक्टीरिया के ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि उसके पास कौन सा प्लाज्मिड है, आर प्लाज्मिड, जो क्या है, जो एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस है, मतलब इसके ऊपर किसी भी एंटीबायोटिक का असर नहीं होगा। तो अगर किसी प्लाज्मिड में, किसी बैक्टीरिया में आर प्लाज्मिड है, तो इसका मतलब इट इज रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक, आर फॉर रेजिस्टेंट। और अगर किसी बैक्टीरिया में एफ प्लाज्मिड है, तो इट मीन्स दैट इट इज हेल्पफुल इन रिप्रोडक्शन बिटवीन टू बैक्टीरिया। ओके, साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोट्स इज अ पूल ऑफ ऑल नेसेसरी मटेरियल्स। अब साइटोप्लाज्म के बारे में बताया कि हमारे प्रोकैरियोट के साइटोप्लाज्म में क्या होता है, हमने पहले ही देख लिया, वाटर, एंजाइम्स, एलिमेंट्स, अमीनो एसिड्स एक्सेट्रा, जो जो चाहिए एक ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए। सम इंक्लूजन बॉडीज इन फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक, that is cyanophycean starch and glycogen, and inorganic granules, that is phosphate and sulfur are also found। हमने जो हमारे डायग्राम में देखा ना, फूड ग्रैन्यूल्स जो होते हैं, तो किसी किसी ऑर्गेनिज्म को अगर कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल चाहिए तो उनके लिए एक्स्ट्रा मटेरियल भी प्रेजेंट होता है, दैट इज साइनोफिशियन स्टार्च एंड ग्लाइकोजन एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक फॉस्फेट एंड सल्फर। ओके, सो आई होप दैट यू अंडरस्टूड एवरीथिंग दैट वी डिस्कस्ड इन दिस लेक्चर। ऑलराइट, Alright dear students, so I hope that you understood everything that we discussed in our today's topic about prokaryotic cell. Now I want you to give you one homework, that you have to draw the diagram of the prokaryotic cells at least 3 times, okay? ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए कि prokaryotic cell कैसा दिखता है और उसके components क्या क्या है। Please make sure that you practice the diagram, because this is the basics of biology, that you have to practice diagram, may what come, okay? So if you have any doubt about our today's session or any previous session, then feel free to ask your doubts in our comment section. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो किस चीज़ का हम वेट करें? Please click on the like button. Please do comment your views about our video and make sure that you share this video with as many people as possible. Okay, let's spread some knowledge. All right. So I hope that you are enjoying our session and you are understanding everything. All right. Please take care of yourself in this pandemic situation, because we want our students to be future engineers and doctors and great scientists. All right. So stay tuned. See you soon with a new session. Thank you.